अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम बात करें सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया जो है वो एक गैर मामूली मौसमी बहरान की लपेट में है। एशिया, यूरोप, मशरक़ वस्ता और शुमाली अमरीका तक शदीद गर्मी की लहरें मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर रही हैं। कई ममालिक में जो दर्जा हरारत है वो नए रिकॉर्ड इस वक्त कायम कर रहा है। हीट वेव के बायस सैकड़ों अफराद जो है वो जान के बाजी हार चुके हैं, जबकि हज़ारों हस्पतालों का रुख करने पर भी मजबूर हैं। माहिरीन मौसमियात के कहना है कि ये महज मौसम की शिद्दत नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज बल्कि मौसमियाती तब्दीली के वो असरात हैं जिनकी बरसों से निशानदेही की जा रही थी। सवाल ये है कि क्या ये दुनिया इस बहरान से निपटने के लिए तैयार है? पाकिस्तान जैसे मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक क्या इक़दाम कर रहे हैं और बतौर शहरी हमें अपने और अपने अहले खाना की हिफाजत के लिए किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। बहरहाल क्योंकि मौसम जो है जैसे ही तब्दील होता है और स्पेशली अगर हम गर्मी की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है, न सिर्फ अपनी बल्कि अपने अहलो अयाल, जो हमारे पास पेट्स मौजूद होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं, तो उन सब की जो सेहत है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज जो हम डिस्कशन करेंगे उसकी तरफ आते हैं। हमने देखा कि ख़ित्ते की सियासत का मरकज़ एक दफ़ा फिर से ईरान जो है वो बन चुका है। हमने देखा कि 28 फरवरी को अमरीकी हमले में शहीद होने वाले आयतुल्लाह खamenei की शहादत के तकरीबन 4 माह बाद जो उनकी नमाज जनाजा और तदफीन की तारीख़ी तक़रीबात है वो इस वक्त मुनक़िद हो रही हैं। पूरी दुनिया के नज़र इस वक्त ईरान पर है और इस मौके पर ना सिर्फ ईरान बल्कि मुस्लिम दुनिया और ख़ित्ते की अहम तरीन शख्सियात जो है वो इसमें शरीक हुई हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी आला सतही वफ़द जो है वो इसमें मौजूद हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे और दीगर जो इस वक्त पाकिस्तान का आला सतही वफ़द है वो इस वक्त मौजूद था। और जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर जो है वो सवालात भी खड़े कर रही है कि पाकिस्तान का इस्तकबाल इतना गर्म जोशी के साथ और उसके साथ साथ भारत का जो इस्तकबाल है वो भी काफ़ी मायूस कुन रहा और साथ ही साथ जो अफ़गानिस्तान का इस्तकबाल है वो एक अलग जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन बनती है। सवाल ये है कि क्या 4 माह बाद होने वाली ये नमाज जनाजा सिर्फ एक मजहबी तकरीब है या आलमी सियासत, मुज़ाहमती बयानिया और ईरान के दाखिली इत्तेहाद का एक बड़ा पैगाम भी है? और क्या ये इज्तिमा ख़ित्ते की आइंदा सियासी सिमत पर भी असर डाल सकता है या नहीं, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। और उधर पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या भी सामने आया है जिसने ना सिर्फ सियासी बल्कि समाजी और कानूनी सतह पर भी एक नई बहस को छेड़ दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के जो नवासे हैं उनका नाम एक ऐसे मुकदमे में सामने आया है जिसमें 2 लड़कियों को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के इल्ज़ाम आए और इसके साथ साथ मज़ीद संगीन इल्ज़ाम भी जो है वो इसमें आयद किए गए हैं। मुतासरा ख़ानदानों की जानिब से मुकदमा दर्ज करा लिया गया है, लड़कियों को बाजियाब भी करवा लिया गया है और पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस केस में कानून वाकई बिला इम्तियाज़ हरकत में आया? क्या असर रसूख इंसाफ की राह में रुकावट बन सकता था? क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस मामले में इक़दामात किए हैं, क्या वो काफ़ी थे या मज़ीद सख्त और शफाफ कार्रवाई की ज़रूरत थी? और क्या ये केस पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ के लिए एक इम्तहान बन चुका है और साथ ही साथ सिर्फ इम्तहान ही नहीं बल्कि ये एग्जाम्पल सेट कर पाएगा या नहीं? और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से काफ़ी ये बात की जा रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एज अ CM बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी भी अमल में लाई है और एक एग्जाम्पल सेट की है और जिस तरह से हथकड़ी लगाकर बग़ैर किसी मास्क के मुलजिम की तरह लेके जाया गया, ये एग्जाम्पल थी। लेकिन साथ ही साथ पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला एक बिल जिसका नाम है द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026, जिसने कानूनी, सियासी, आइनी और जो कानूनी हल्के हैं उसमें शदीद बहस छेड़ दी है। जनाब, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये कानून जराइम, कब्ज़ा माफिया, बत्ताखोरी और माशरती बदअमनी के खात्मे के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस टाइम पे, मौजूदा टाइम पे जिस तरह से जराइम की शरह में इजाफ़ा हो रहा है उसमें इस तरह के कवानीन का लागू होना उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि जुर्म पे जुर्म करते हैं और उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती। लेकिन नाक़िदीन का ये कहना है कि इसके बाज़ एहतियात बुनियादी
आज़ादी, शहरी आज़ादगों, शफाफ ट्रायल और आइनी हकूक़ पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस बिल के जरिए हुकूमत को कौन कौन से नए इख्तियारात हासिल होंगे, किन अफराद को करार दिया जाएगा और कैसे ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं ये कानून के कटहरे में आएंगे, और क्या ये वाकई कानूनी ये जो अमल है ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है या रियासती इख्तियारात में मज़ीद इजाफा करेगा। सो ये तमाम तर मौज़ूआत जो है वो आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे और इन्हीं कौमी, इलाकाई और आलमी मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम हक़ाइक़ और कानूनी और ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। और एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में, जो इन तमाम तर मामलात को जो है वो बारीक बीनी से देखते हैं और उनका तजिया वाकई जो है वो काबिल तारीफ़ होता है। सो हमारे साथ जी आर बड़ोच साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बड़ी गहरी गिरफ्त रखते हैं इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। राना शहरयार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MP हैं PMLN से, सर आपको बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुनव्वर साहब है, एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स के, सर आपको बहुत शुक्रिया। तीनों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। जी आर बड़ोच साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब एक अजीम लीडर, और जिस तरह से मुस्लिम दुनिया में उनका एक इमेज था और उनकी शहादत के बाद भी जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक जज्बा हमने देखा और जिस तरह से एक यूनिटी हमें नज़र आई। सो सर, इसके ऊपर एक तो डेफिनेटली इसको कैसे देख रहे हैं, ये तमाम तर जो तकरीबात मुनक़्क़िद हो रही हैं, 7 रोज़ा जो एक फ्यूनरल है, इसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा सर, इसके ऊपर ये सवालात भी बड़े उठ रहे हैं कि इतना डिले करने की क्या वजूहात थी? अगर ये जंग बंदी ना होती, 4 महीने से एक्सटेंड कर जाती, तो क्या सालों पर अगर ये जंग मुहीत हो जाती, जैसे पहले से 47 ईयर्स की एक जंग है, तो फिर क्या सूरत हाल होती, क्या सिनेरियो होता? सर बताइएगा। शुक्रिया। नहीं, हमारी ये ज़्यादा अहम ये है कि उनकी शहादत क्या सिंबलाइज करती है। बिल्कुल। जो स्ट्रगल है ईरान का एज ऐसी रियासत जो गुज़श्ता 47 साल से सहूनी शैतानियत को रेजिस्ट कर रही है, न सिर्फ रेजिस्ट कर रही है लेकिन उसने अपने साथ उन लोगों को भी साथ रखा है जो थोड़े हैं, कमज़ोर हैं। मैं बात कर रहा हूँ गज़ा की, जहाँ फ़लस्तीनियों की जो जमात सपोर्ट किया, और उसी तरह से साउथ लेबनान में हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट किया, क्योंकि वही अप्रेस्ड लोग थे। क्योंकि इनके पास एक लिहाज से गज़ा में चूंकि कोई स्टेट तो है नहीं फ़लस्तीनियों की, अब उन इजराइलियों के जुल्म को सामने फेस करने के लिए उनको कोई स्टेट चाहिए थी जो उनको सपोर्ट करती। अब लोग उसको, और हम भी गलती से, मैं समझता हूँ ये बड़ी फाज गलती करते हैं हमारे बहुत सारे नाक़िदीन भी, ऑरेटर्स भी, और आप लोग भी मीडिया में, कि जी उनकी प्रॉक्सीज, दिस इज द प्रॉक्सी वर्ड इज यूज्ड बाय द वेस्ट, बाय इजराइल, बाय उसके जो बाकी सपोर्टर्स हैं। वी मस्ट नॉट टेल देम दैट दे आर एलाइज, इसलिए कि वो जरूरत थी उनकी अपनी आज़ादी को, खुद मुख्तारी को, बल्कि उनकी जिंदगी को बचाना था। उन्होंने कितना, मतलब ये अभी जो खून खराबा हुआ है, इसने जो खून बहाया है, जुल्म का बाजार गर्म किया इजराइल ने, कि कितने 1 लाख से ज़्यादा मासूम लोगों की जान ले ली फ़लस्तीनियों की, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो बच्चे और ख़वातीन हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईरान का जो रोल है कि इस सहूनियत को रोकना और इस साम्राज्यत को रोकना, उसमें बहुत कलीदी किरदार है। जब तारीख लिखी जाएगी तो उसको याद किया जाएगा। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ इनकी शहादत पे, तो ये शहादत एक टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ज़ियोनिज्म एंड जो कॉलोनियलिज्म है आज का, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों है कि अब ये है कि ये इनकलाब पहले रेजिस्टेंस का था, अब वो रिजिलियंस का बन गया है। और वो रिजिलियंस कब बना है? जब वो जो है वो जंग की आग से सोना बना है। 40 दिन की जंग ने साबित कर दिया कि जहां लोग इकट्ठे खड़े हों, कौम मुत्तहिद हो, उनकी कन्विक्शन हो, विजन हो और लीडरशिप की हिकमत हो, तो वहां कितनी बड़ी ताकत भी आ जाए, वो उनको एक लिहाज से बैत नहीं करा सकती। मैं उसकी तरफ जाता हूं। एक शेर है कि सर मिल गया लेकिन बैत नहीं मिली। बैत उनको नहीं मिली जो इतना बड़ा लेके आए थे लश्कर ईरान पे, हुसैनी
स्पिरिट ने जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और सलाम है हमारा उस शहीद को भी, उन तमाम शहदा को भी, 5000 से ज्यादा शहदा, और ख़ास तौर पर 168 बच्चियां जो इन जालिमों ने शहीद की, वो तारीख कभी नहीं भुला सकती। वो एक ब्लैक चैप्टर है जो अमेरिका की तारीख में होगा, इजराइल की तारीख में होगा। जी बिल्कुल सर, आपने बजा फरमाया कि एक ऐसा ब्लैक चैप्टर है जो कि अमेरिका और इज़राइल की हिस्ट्री जो है वो इसे कभी फरामोश शायद नहीं कर सकती, जितना वो मर्ज़ी कोशिश कर लें। राना शहरयार साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। और सर क्या कहेंगे, एक तो ये डेफिनेटली एक हिस्टोरिकल, हम इसको कहेंगे कि एक दिन था, एक हिस्टोरिकल जनाजा था, हिस्टोरिकल फ्यूनरल है, 7 रोज़ा तकरीबात कैसे देख रहे हैं। और इस वक्त जो वहाँ पर पाकिस्तानी डेलीगेशन मौजूद था, फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे, जिस तरह से वार्मली वेलकम किया गया, सर क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में भी यही ताल्लुकात ऐसे ही चलते रहेंगे इसी गर्मजोशी के साथ? और ये जो अभी आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे, क्या उनका स्टे कितने दिनों का था, फिर मज़ीद इसको एक्सटेंड किया जाएगा? तदफीन क्योंकि हो रही है 9 जुलाई को, तो क्या तदफीन तक की क्या सूरत हाल रहेगी, क्या हुकूमत मौक़िफ़ है इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी फ़ायज़ा, आपने मेरे साथ ये टॉपिक शेयर किया। मैं बैक करूँगा GR बलोच साहब की, जो उन्होंने बात की है उसमें बड़ा वज़न है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात की। और इस टाइम तो पूरी दुनिया जो जानती है कि अगर मशरिक़ वस्ता की जंग के अंदर रहते हुए ईरान ने अगर किसी के ऊपर एतमाद किया तो पाकिस्तान के ऊपर किया है, और पाकिस्तान ने अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारी सियासी और अस्करी क़यादत का है, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो अपना किरदार अदा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब ये उसी का ही पेशखमा है कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पे ये फ्यूनरल 4 माह बाद हो रहा है, और उन्होंने जो पाकिस्तानी वफद था उसको जिस तरह उन्होंने एक प्रोटोकॉल दिया और उनको समझा कि उनकी दर्द का मुताबा वो कर रहे हैं हकीकत में, तो इसी वजह से पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मिल रही है, वहाँ पे पजे रही। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये 9 तारीख को फ्यूनरल जो है जिसकी तदफीन की जाएगी, इसके अंदर पूरी जो आलमी ताकतें हैं वो ऑन बोर्ड भी हैं और देख भी रही हैं, और उसके ऊपर पैरामंद भी हैं, और पाकिस्तान भी उसके ऊपर पैरामंद है। इंशाल्लाह ये बड़े खुश असलूबी के साथ जो मामला तय होंगे और ये अपने जो है क्लोजिंग की तरफ ये सेरेमनी जाएगी। नो डाउट ये जो आज फ्यूनरल हुआ है इसमें जो पूरी दुनिया के 40 ममालिक के दोस्त आए हैं, और उन्होंने जो है वहाँ पे जाके एक बार उनके ईरान में तेहरान में खड़े होके अपना जो उनके साथ खड़े वहाँ का उनके साथ खड़े हैं और ईरान के साथ एक यकजहती का उन्होंने पैगाम दिया है। तो इंशाल्लाह ये जो वक्त है, सख्त वक्त है, ये गुजर भी जाएगा, और अच्छे तरीके के साथ जो कलीदी किरदार पाकिस्तान अपना प्ले कर रहा है उसके अंदर इंशाल्लाह उसे कामयाबी भी अल्लाह ताला देगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। सर क्या कहेंगे, नो डाउट ये जो क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल, हम इसको अगर फैक्ट कहें तो ये गलत नहीं होगा। और अब सर इसमें एक तो ये कि ईरान ने जो हमनई साहब के जनाजे को इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से अभी दुनिया पूरी देख रही है, 7 दिन का एक टाइम है, बिलखुसूस इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि क्या मैसेज कन्वे किया गया है इज़राइल को और स्पेशली अमेरिका को इस फ्यूनरल से? और क्या वाकई ईरान ने अपनी कोई स्ट्रेंथ शो की है दुनिया के सामने ईरान के हवाले से, जो ईरान की पॉलिसीज़ है उसके हवाले से? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को, आपके मेहमानों को सलाम। देखें, ईरान के अंदर ये जो इतना बड़ा प्रोसेशन हुआ है जिसमें 20 मिलियन लोगों की शिरकत है, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग ममालिक के मंदूबीन उसके अंदर शरीक हुए हैं। इससे पहला तासुर तो ये जाता है कि ईरान का असर और रसूख दुनिया के अंदर बड़ा है। दूसरा तासुर ये जाता है कि ईरान आइसोलेट नहीं है, बल्कि इस खित्ते के अंदर इजराइल आइसोलेट है। तीसरा ये कि हार्ड पावर से ज्यादा उसका सॉफ्ट पावर ज्यादा आपको मुअस्सर नजर आता है। और चौथा ये कि उन्होंने अपने रहबर की लीगेसी का बताया है कि ये वो सिविलाइजेशन है जो अपने लीडर्स का एहतराम करती है और उनको ओन करती है।
और पांचवा उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है, जब 20 मिलियन लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, कि हम ईरानी एक हैं, हमारे दरमियान में कोई भी किसी भी किस्म की डिवीजन मौजूद नहीं है। और इनफैक्ट पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा हुआ, बल्कि पहला मुल्क था जिसने इसको इलीगल एग्रेशन करार दिया था ईरान के खिलाफ जंग को, और आखिरी दम तक जिस आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी, जिस तरह से आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी रही और उन्होंने एफर्ट्स डाला, जिसके नताइज के तौर पे आपने देखा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, और फिर इतना भारी भरकम एक डेलीगेशन गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, गवर्नर्स भी हैं, सेनेट के चेयरमैन भी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, यानी इतना भारी भरकम डेलीगेशन आपका गया है। ये सिग्नलिंग है कि हम रीअफर्म करते हैं अपने ब्रदरली जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ, और साथ में दुश्मन को भी किया है कि ईरान तनहा नहीं है, हम साथ खड़े हैं, अगर कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। सर की आवाज़ ठीक। जी आर बलोच साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। जी फरमाइए। जी फरमाइए। सर, जिस तरह से अभी सर ने कहा, मुनव्वर साहब ने, कि इसमें एक्सपेक्टेड है कि 40 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, और साथ ही साथ जो मैसेजेस कन्वे किए गए हैं ईरान की जानिब से, एक तो यूनिटी का, फिर ईरान जो है वो आइसोलेट नहीं है, एक सॉफ्ट इमेज का अपना, और दूसरा अपने लीडरान की इज़्ज़त, एहतराम और तक़द्दुस का। लेकिन सर, इसके साथ साथ एक चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है कि एक तो इतनी बड़ी तादाद में जब लोग निकलेंगे, उससे पहले भी हमने देखा कि जब भी इस तरह के इज्तिमात होते हैं तो उसमें दुश्मन जो है वो कहीं ना कहीं से अपना कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हासिल करना चाहता है। तो इस वक्त ईरान जो है वो बड़े रिस्क पर है, क्योंकि काफ़ी ममालिक के लोग वहाँ पर मौजूद है, डेलीगेशंस मौजूद हैं, ऐसे में इतने ज़्यादा इज्तिमात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसमें अमेरिका ने जो है वो कह भी दिया है कि जी हम ये जो है मोहलत दे रहे हैं कि आप इसको जो है वो स्मूथली लेके चलें। सो सर, क्या कहेंगे, इतना जो मैसिव किस्म का क्राउड है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी सर? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं खुद भी इस पे जब देख रहा था टीवी पे कि इतने सारे लोग, इतनी बड़ी सेरेमनीज, ये इंडिकेट करते हैं कि उनके स्टेट का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि एक घमसान की जंग जो कुछ दिन पहले अभी तक भी एक लिहाज से पार्शली चल रही है, उसके बावजूद स्टेट स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट, इनफैक्ट मच मोर स्ट्रॉन्गर देन वी वुड हैव विजुअलाइज्ड। ये देखिए, जब वॉर चल रही थी तो ये कमाल का कैरेक्टर भी है और उनके स्टेट का स्ट्रक्चर भी है कि जहां जंगें होती हैं वहां पे महंगाई होती है, वहां पे दंगे फसाद, आपस में भी लोग कई दफा वो हो जाता है कि भाई कोई चीज, क्योंकि चीजों की कमी हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे थे जो खफा भी थे अपनी हुकूमत से। लेकिन आपने देखा एक कंप्लीट ऑर्डर, तो एक लिहाज से वो ऑर्डर और ये जो इस वक्त तंजीम और जिस शान से उन्होंने अपने आला शहीद लीडर को तदफीन की चला रहे हैं, ये सब कुछ, that is actually a response to Israel and American war, उनकी जंग कि जी हम 2 दिन में 4 दिन में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे और वो स्टेट भी कोलैप्स हो जाएगी, जिस तरह से इराक, सीरिया या लीबिया खुदा हो गए थे, खुदा ना खास्ता ईरान भी ऐसा हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज ए वेरी क्लियर मैसेज टू दीज एडवर्सरीज फॉर नाउ एंड फॉर फ्यूचर कि नेवर कैलकुलेट दिस। If you want to fight war, have some other assumption, have some other objectives, not this objective। ईरान की कौम अपने मुल्क से, अपनी धरती से, अपने इख्तलाफात होंगे, एवरीबडी डज नॉट एग्री विद मे बी सम ऑफ द पॉलिसीज। तो एक तो वो पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ। दूसरा ये, मैं ख्याल पाकिस्तान को डिस्कस करना जरूरी है इसलिए कि पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है इस जंग और अमन दोनों हालत में। देखिए, पाकिस्तान के लिए फैसला करना एक तारीखी लम्हा था कि किस तारीख के किस साइड पे खड़े हों हम लोग। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ द हिकमत, बिकॉज ऑफ द विजडम ऑफ आवर लीडर्स, और मुझे अगेन नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की विजनरी और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक
और इसी तरह से हार्मनी विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और बाकी पूरी लोग उसमें अपोजिशन में उसके साथ शामिल थी। तो मैं समझता हूँ हमने एज ए नेशन एक लिहाज से इमोशनली वी वुड सी एवरी सेकेंड, यू एंड मी, एज ए फीवर देयर, हम जैसे अब आज भी हमें यही महसूस होता है। तो हमारे दिल धड़कते हैं ईरान के भाइयों के साथ, और कोई उसकी ये कोई ख्वाबी ख्याली नहीं है, ये जायज़ भी है। तारीखी हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे मजहबी ताल्लुकात हैं, और हमारे इनफेक्ट नस्ली भी हैं। बहुत सारे बलोच हैं जो पाकिस्तान में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं। तो ये एक हमारा रिश्ता खून का भी है, प्यार का भी है, अकीदत का भी है। तो इस लिहाज से ये बड़ा तारीखी लम्हा, ना सिर्फ उस लिहाज से कि एक बड़ी जंग जीती है ईरान ने, लेकिन पाकिस्तान ईरान के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा, मेरे नज़र में एक बहुत तारीखी लम्हा है कि हम इसको इस्तवार करें एक दूसरे की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ के लिए, लोगों के पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए और इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट के लिए। उनकी यूनिवर्सिटीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तहकीक में वो इतने आगे हैं, इंजीनियरिंग में इतने आगे हैं। तो नाउ इज द टाइम यू गेट इन टच विद देम, उनसे फ़ायदा लें, वो हमसे फ़ायदा लें, और दुनिया की इस जो AI की जो दौड़ है आज, जो कंप्यूटर की दौड़ है, जो हाई टेक्नोलॉजी की दौड़ है, उसमें शामिल हो जाएं और अपना प्रोटेक्शन खुद करें। एक नया बनाएं, अलायंस बनाएं, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, टर्किया, तमाम की तमाम जो वो शैतानी फोर्सेस हैं, उनकी मैं लफ्ज सिर्फ छोटा सा कहता हूँ, उनकी माँ मर जाएगी, मैं आपको बता दूं। सर बजाव फरमाया आपने, और लग ही रहा है कि ईरान ने उसका आगाज कर दिया। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, और ईरान ने शायद उसका आगाज भी कर दिया है। मुनव्वर साहब आपकी तरफ भी आऊँगी और फिर शहरयार साहब आपकी तरफ भी आते हैं। कैसे देख रहे हैं कि कैसे सिस्टमैटिक बनाया जाएगा, किस तरह से, और ये क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है पूरी दुनिया को? सर तो ये कह रहे हैं कि एक ग्रेट स्ट्रक्चर फतह का ऐलान। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस तमाम तर मामले के ऊपर? देखिए, पहले तो आप इजराइल को समझिए। इजराइल की जो मेंटालिटी है वो वॉर के इर्द गिर्द घूम रही है। इस वक्त जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो भी जंग की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने जेनोसाइड और एथनिक क्लिनजिंग का जुर्म किया है। इसके साथ जो उनका अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेनेट है, वो भी नई जंग की बात कर रहे हैं तुर्की और मिस्र के हवाले से। उनके जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी जंग चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि मुसलमानों को जीने का हक ही नहीं है इस खित्ते के अंदर। उनके जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाज़ों को खोल दूंगा। तो वहाँ पे गोया ये बात चल रही है कि किसने कम जुल्म किया है और क्यों कम जुल्म किया है, ये जुल्म ज़्यादा होना चाहिए। हाँ। तो लिहाजा एक तो क्लैरिटी है। लेकिन जितने सर्वेज हैं, ये इजराइल का चैनल है, चैनल 12, उन्होंने बताया है कि सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि ये जंग जीती गई है। अदरवाइज जो रिमेनिंग नंबर है वो समझते हैं कि ये जंग उन्होंने हरवा दी है, वो हार गए। 71% अमेरिका के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी 71% वो ट्रस्ट नहीं कर रहे अब प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर। ये तो इस जंग का नतीजा है, तो वाज़ेह तौर पर ईरान की इसमें पता नजर आती है। और फिर उसकी जो रिफ्लेक्शन या डिपिक्शन है वो इसमें इस फाइनल फ्यूजनल प्रोसेशन के अंदर 100 ममालिक की शिरकत, एक भारी भरकम डेलीगेशन के साथ, ये उसकी गमबाजी करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें ये समझना चाहिए कि जो न्यूयॉर्क टाइम और वॉशिंगटन पोस्ट ने 1 माह पहले लिखा था कि ईरान हैज एमर्ज्ड एज अ पावर, आज मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। ये ट्वीट एक इंडियन स्कॉलर की है, उनका नाम है जसपिंदर कौर अधोके, और इन्होंने, इस खातून ने जो ट्वीट की है वो कहती है, पाकिस्तान सेंट पीएम शहबाज शरीफ एंड CDF आसिम मुनीर टू अटेंड ईरानियन सुप्रीम लीडर्स फ्यूनरल while India sent no top leader to Tehran. Modi ignored an other regional superpower. तो खुद साउथ एशिया और ग्लोबल साउथ में इस वक्त ईरान को सुपर पावर के तौर पे देखा जा रहा है, और जो सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक जो ऑर्डर है वो रीस्ट्रक्चरिंग में हो रहा है। आज की आपको खबर दे दूं, सऊदी अरब ने 5 बोइंग तैयारे पहली कमर्शियल डील की है ईरान के साथ, ईरान ने खरीदे हैं, और ये बोइंग 777 तैयारे हैं जिसपे अमेरिका को रिजर्वेशन हैं।
लेकिन ईरान ने खरीदे हैं, उनको रिनोवेट कर रहा है, तो इसका मतलब एक नए चैप्टर का आगाज हुआ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में। सो इज द केस विद द कतर। कतर ने भी एक नया फेज रिलेशनशिप का चाहा है, और आपने पिछले दिनों में ये खबर सुनी होगी कि सीक्रेटली यूएई के का डेलीगेशन ने भी विजिट किया था ईरान को, और उन्होंने कुछ पैसे भी शायद ट्रांसफर किए। तो कहने का मकसद ये कि एक नया ऑर्डर वजूद में आ रहा है, और इस जीसीसी ममालिक ने इनफैक्ट, जिसको खालिद चिश्ती साहब कहते हैं ना कि न्यू रियलिज्म फाउंड किया है इन्होंने, कि इस खित्ते में वो मजीद रिलाय नहीं कर सकते अमेरिकन इजरायली सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पे, उन्हें अपना बनाना होगा। और ईरान एज एन एनिमी के तौर पे अब तक उन्हें समझाया गया था, वो एनिमी नहीं है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, नेबरिंग कंट्री है, उनके साथ निभाना है, उनका मुस्तकबिल ईरान के साथ है, न कि दूर पार रियासतों के साथ है। तो ये जो न्यू फाउंड रियलिज्म है, इसने भी अपनी चेहरे को आश्कार किया है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो मैं समझता हूं कि ईरान भी इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीडायरेक्ट कर रहा है, इंटरनल सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रीराइट हो रहा है, और इसके साथ जो उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है वो भी आप तब्दील देखेंगे, और उनकी जो लीडरशिप है वो पहले से ज्यादा आप कॉन्फिडेंट देखेंगे, बिकॉज दे हैव वन द वॉर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉर उनका जो सॉफ्ट पावर है वो अब खुल के सामने हमारे आ रहा है। जी ठीक है, उनका सॉफ्ट पावर जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। सर हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं। शहरयार साहब आपसे मैं आऊँगी। सर एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में एक अपनी सॉफ्ट इमेज बरकरार करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डार फैमिली के हवाले से इस वक्त जो है वो काफ़ी बहस जो है वो छिड़ चुकी है। सर एक तो ये बताइएगा कि क्या ये जो मामला है इस वक्त जो इसहाक डार के हवाले से हम देख रहे हैं कि उनके नवासे का जो इशू आया है सामने, सर इसको क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो मसला है ये इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है, और ये असल में मामला क्या है, किस तरफ जाएगा, और क्या इसके ऊपर कानूनी सूरत हाल लाए अमल तैयार किया जाएगा? सर अच्छा फ़ायज़ा, आप देखें कि इस मसले को मसला फ़ीसा कोर्स बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर एक शख्स जो है वो अपना ज़ाती फेल करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी फैमिली को विक्टिमाइज़ किया जाए। आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि जब ये मैटर जब नोटिस में आया है तो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के हुक्म के मुताबिक जो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कानून हरकत में आया, और उन्होंने उनको अरेस्ट करके FIRs दी, और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो स्टार्ट की। इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर किसी का कोई ज़ाती फेल है तो उसके अंदर उस पूरी फैमिली को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी सेकंड बात है, ये इस टाइम प्रेजुडिस केस है, अदालत के अंदर है, अदालत इसको देख रही है, और जो भी कानून के मुताबिक अमल होगा इंशाअल्लाह हमारी वज़ीर आला साहिबा जो पंजाब के अंदर जिन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पंजाब की किस्मत को बदलने का उन्होंने बेड़ा अपने ऊपर उठाया है, वो इंशाल्लाह ये पूरा जो केस होगा उसको लॉ और ऑर्डर के मुताबिक लेके चलेंगी, और इस चीज़ को जो है वो इंशाल्लाह किसी मंतमी जो है इंतकाम तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपके कहना है कि मंतकी अंजाम तक इस मामले को जो है वो पहुंचाया जाएगा। लेकिन सर साथ ही साथ ये बताइएगा, क्योंकि इसमें वैसे हमने खुद जो देखा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी अमल में लाना, फिर हथकड़ी के बगैर जो है वो अदालत में पेश करना, बगैर किसी मास्क के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के। अगर कंपैरिजन हम रिसेंट अभी केस को देखें पिंकी का, तो वो इससे बिल्कुल डिफरेंट था कि वो शहाना जो सारी सूरत हाल थी वो नज़र आ रही थी। लेकिन इसमें 164 का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड करवा लिया गया है, सो कोई भाम नहीं है। सवाल फिर वही है कि अभी जो पंजाब के अंदर कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल अफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल्स जो है, क्या ये मामला उसके अंदर लागू नहीं होता कि ये जो कोई भी जराइम है या उसके ऊपर FIR होती है या जो सूरत हाल बनती है तो उसको फौरी तौर पर सज़ा देना जो है वो ज़रूरी हो जाता है? सो क्या ये उस ज़ुमरे में आएगा? सर फ़ायज़ा, अभी तो वो कानून पास भी नहीं हुआ। आपको किसने कह दिया वो कानून पास हुआ या वो कोई कानून बन गया है? ये एक ऐसा मसवदा था जो
पंजाब असम्बली के फ्लोर में थोड़ा सा आपको यहाँ पे सर पास तो हो गया था उसको भी मैं आपको बताने वही जा रहा हूँ। वो तो स्पीकर साहब ने मुखालफत कर दी। थोड़ी सी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें। ये सबसे पहले होता है कोई भी मसवदा या कानून जो होता है ये कैबिनेट के अंदर अप्रूव किया जाता है। कैबिनेट से ये फिर आता है थ्रू पार्लिमानी जो मिनिस्ट्री है ये फ्लोर के ऊपर ले किया जाता है। ले उसे रेफर करती है। जब ये ले हो जाता है तो जो फ्लोर है जो स्पीकर साहब है वो उसे रेफर करते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिबेट होती है। डिबेट होने के बाद वो जो मसवदा है वो पास करने के लिए पंजाब असम्बली के फ्लोर पे लाया जाता है और वहां पे वोटिंग करवा के फिर उसके ऊपर बहस करवा के वोटिंग करवा के उसको पास किया जाता है। अभी तक तो इसका आधे मराहिल जो हैं वो हुई पूरे नहीं हुए। ये नहीं, पहले तो सर मराहिल सारे पूरे हो चुके थे इसको। जी सर, हमारी बात सुनने फिर आप उसमें ये मसवदा जो था कैबिनेट से होके ये आ गया था अपना स्टैंडिंग स्पीकर साहब के ऑफिस से होता हुआ ले हो गया फ्लोर के ऊपर। फ्लोर से ये रेफर कर दिया गया था स्टैंडिंग कमेटी को। अभी तो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर इसके ऊपर जो है अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। सारी चीजें जो हैं अभी उसके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स देखे जा रहे थे। जो अवामी नुमाइंदगान थे वो उसकी पल्स देख रहे थे। इसको तो बिफोर टाइम जो है एक हवा बना दिया गया। अभी जो फ्लोर के ऊपर ये इसके ऊपर वोटिंग ही नहीं हुई ना उसके ऊपर बहस हुई है। जब वो बहस होगी वोटिंग होगी जब कमेटी इसे भेजेगी देन जाके इसके ऊपर कोई डिसीजन होगा देन जाके ये कानून बनेगा। ये तो एक सिंपल सी बात है। अभी ये मसवदा जो है ये मसवदा है ये अभी पास नहीं हुआ और ये जब थोड़े सा हाईलाइट हुआ है और ये हमारी ही चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिन्होंने पहले इसको लॉ कमेटी को भेजा। लॉ कमेटी से अब होम कमेटी को रेफर कर दिया है कि इसके अंदर ये जो ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारे माशरे के सोसाइटी के लिए नहीं ठीक है तो उसको अमेंड किया जाए। जब ये पास होगा सारी दुनिया देखेगी। अभी तो लेकिन अगर सर ये जो आपने बात की कि इसमें जो लॉज है उनको। जी सर, जी अभी ये पास हुआ ही नहीं है। जब ये पास होगा सबको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। तो सर अगर ये पास नहीं हुआ इसमें से सारी क्लॉज को अमेंड किया जाएगा तो सर इसको असेंबली के अंदर लाने की क्या जरूरत है फिर? नहीं ये प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजरल एक्ट है। आप देखें ना कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक चीज़ है जो आपने मसवदा भेजा है कैबिनेट से होता हुआ पार्लिमानी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके पास उन्होंने इसको ले किया है इसके ऊपर फ्लोर के ऊपर वहां से रेफर हो गया है थ्रू स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चैम्बर से होता हुआ स्टैंडिंग कमेटी को। अब ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पड़ा हुआ है। अभी तो इसके ऊपर जो है डिबेट्स हो रही हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं, इसके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स इसको देखा जा रहा है। अभी तो स्टैंडिंग कमेटी ने इसको दोबारा फ्लोर पे भेजा है नहीं, ये फ्लोर पे स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से पास होकर जब आएगा फिर वहां पे तो इसके ऊपर सर ये तो फिर वही बात होगी कि पहले इसको क्योंकि जो मराहिल हमने देखे जिस तरह से आप लोग की वज़रा जिसमें उज़्मा बुखारी साहिबा है और दीगर वज़रा जो इस बिल की भरपूर किस्म की जो है वो इसको डिफेंड कर रहे हैं और इसकी मुखालफत में एक लफ्ज़ कहना उनको पसंद नहीं हो। ये कह रहे हैं कि ये सिंध वालों ने भी पास किया था 2016 में, तो अगर हमने इसको अगर ले आए तो इसमें कौन सी ऐसी कबाहत और इसमें से वो क्लॉज निकाल देंगे जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो सर ये फिर मामला मतलब हमें ये लग रहा है कि शायद हुकूमत भी एक पेज पर मौजूद नहीं है कि इस मामले को पहले खुद से देख लेते, डिस्कस कर लेते, उसके बाद इसको ले आते कि अगर उसमें कोई भी इबाम थे तो उसको पेश ही ना करते। फिर नहीं, इसके अंदर फायजा बात ये है कि जो आप बात कर रही हैं कि जिस तरह हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या दूसरे मिनिस्टर हैं तो उन्होंने बात की, उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया जिसके ऊपर लोगों को हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको रिजर्वेशंस होगी तो उस क्लॉज को बाहर निकाला जाएगा और उसके ऊपर वर्किंग जारी है। अभी ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अमेंडमेंट ना हो सके। अभी तो ये कानून ही नहीं बना। अब इसके ऊपर जो दोबारा रीनेगोशिएशंस हो रही हैं कमेटीज के पास रेफर है, जो वहां से ये अप्रूव होके आएगा देन ये फ्लोर के ऊपर आएगा, वहां पर डिबेट होगी, वहां पे अपोजिशन भी बैठी है, वहां पे गवर्नमेंट बेंचेस भी बैठे हैं, जो इसकी एक शक्ल बनेगी तो वो फिर पास होगी। ये अवामी नुमाइंदे इसे पास करेंगे। अभी तो ये आप समझ लें कि इसने 50% अपना जो है सफर भी तय नहीं किया, ये वक्त से पहले जो है एक हवा बना दिया गया है। तो इंशाल्लाह जब ये होगा आप सबके सामने आएगा, आपकी कंसेंट के साथ होगा, अवामी नुमाइंदों की कंसेंट के साथ होगा और एक अच्छा मसवदा आएगा जिससे हमारे इस माशरे के अंदर जो कब्जा माफिया हैं, बत्ताखोर हैं, जो माशरती बदअनवानी के जो सूरत हाल
मतलब यही लग रही है कि एक अच्छा मसौदा सामने आएगा। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की बात करें और अभी मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो उसमें तो 90% जो लोग हैं वो इस वक्त जो इसमें टर्म्स मौजूद हैं उनके ऊपर पूरा उतरते हैं। और फिर स्पेशली अगर हम सियासतदानों की बात करें जिस तरह उनके ऊपर बैक टू बैक FIRs होती हैं, तो सर ये तो फिर तमाम तर मामला वो होगा और वही सेक्शन 4 जो अभी लागू हो जाता है, तो उस तरह की सूरत हाल है। खैर अब आपका ये कहना है कि अभी इसको हम 50% भी कंसिडर नहीं कर रहे, तो देखना ही होगा कि इसमें कितनी अमेंडमेंट्स होती हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक तरफ तो हमने ये देखा कि कल से हम ये देख रहे थे कि अवाम इस बारे में खुश थी कि हमें पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में बड़ी जो है वो रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी और शायद हम जो है वो अब अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सो सर अभी हमने देखा कि हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सा एक रिलीफ दिया है, जिसमें मिट्टी का तेल महंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 रुपये और 69 पैसे जो है वो कमी की गई है। सर ये 1 रुपये करने के पीछे कौन सी ऐसी मंतक थी और ये क्या आवाम को इतना खुश कर के आखिर में 1 रुपये कमी करके कितना % जो है वो आपने महंगाई का बोझ कम किया है? जी देखें फ़ायज़ा, ये बेसिकली फेडरेशन का मामला है, लेकिन इसके अंदर जारी बात है फेडरेशन में हमारी गवर्नमेंट बैठी है, हम इसको ऑन करते हैं, डिसऑन नहीं करते। ये सारी एक पॉलिसी मेकिंग की बात होती है। आप देखें कि जो पिछले से पिछले हफ्ते एक अच्छा रिलीफ दिया गया था, 74 पे भी जो डाउन किए गए थे, ये भी आपको गवर्नमेंट को जो अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी जो उस तरह हमारी मार्केट, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे कई अपने मामलात हैं जो इकोनॉमिकली हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम लोगों ने भी अपने मामलात को देखना होता है। लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चेंज जो इसके अंदर रिलीफ आएगा वो एक हैवी अमाउंट आएगी और उसका जो है आवाम तक जो है पास ऑन किया जाएगा उसका इम्पैक्ट। तो बाकी ठीक है, ये 1-1.5 रुपया हुआ है, ये भी आवाम के लिए है, लेकिन इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद रखें और इंशाल्लाह बेटरमेंट आएगी इसके अंदर। अच्छा, इसमें अच्छे की उम्मीद रखें और बेटरमेंट आएगी। लेकिन सर ये एकदम नहीं हो सकते कि थोड़ा वेट कर लें, अगर 1 रुपया है फिर 2-3 दिनों बाद 2 रुपये फिर कम, 4 रुपये कम, तो फिर 1 महीने बाद जो 30-40 रुपये बनता है तो वो अगर अनाउंस हो जाए तो वो आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगा सर? जी नेक्स्ट फ्राइडे को आपको इंशाल्लाह अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा ने, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस क्लाइमेट चेंज के जो एक सर्कल है उसमें आ रही है और हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में बीमारियां, अमवात जो है वो होती जा रही हैं। और स्पेशली अगर हम इस वेदर की बात करें, अभी जो रिसेंट हफ्ता गुजरा है उसमें जो गर्मी की सूरत हाल थी उसने पूरी दुनिया को जो है वो हिला के रखती है। स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक बिजली का निज़ाम है, जो सूरत हाल होती है, फिर आवाम का जो मामलात हैं वो तो एक तरफ है। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ज़ैनब साहिबा बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ज़ैनब क्या कहेंगी, ये जो इस वक्त गर्मी की जो एक शदीद किस्म की लहर है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, तो क्या समझती हैं ये क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हम पहले डिस्कस किया करते थे अब वो नज़र आ रहे हैं, कैसे निबर्द आज़मा हो सकते हैं इनसे? बिल्कुल, ये जो सारी दुनिया में जो एक ही डोम फैला हुआ है जिसने बहुत शदीद गर्मी जो है उसमें टेम्परेचर में इजाफा किया है, उन सबका एक कॉमन फैक्टर है और वो ये है कि जो हमारे समंदर है वो बहुत गर्म हो गया। और जब समंदर गर्म होते हैं तो उसकी वजह से जो आबो हवा का पैटर्न है वो अफेक्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे जो है वो हवाएं ट्रैप हो जाती हैं और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारे मामले में, पाकिस्तान के मामले में यह है कि एल नीनो शुरू हो चुका हुआ है। एल नीनो भी तभी शुरू होता है जब बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस तजावुज कर जाता है उसका टेम्परेचर। तो अभी कहा जा रहा है कि वो 2 से 3 डिग्री तजावुज कर गए। इस वजह से साउथ एशिया की तरफ गर्म पानी और गर्म हवाएं जो है वो आई हैं, जिसकी वजह से हमारी मानसून भी जो है वो देर से शुरू हुई है और बारिशें एक हम कह रहे हैं डेफिसिट चल रहा है, यानी बारिशें उस हिसाब से नहीं हो रही। तो ये सारा एल नीनो की वजह से और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी इस वजह से बढ़ रहा है। तो और ये पैटर्न आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ज्यादा होता है। जहां तक यूरोप की बात है, वहां पे भी समंदर, जो फ्रांस के करीब समंदर है, वहां 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है समंदर का। तो इस वजह से वहां पे ये मसला, अमेरिका में डबल हीट डोम बन गया है, वहां पे भी 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह के पैटर्न्स में इजाफा होता है।
अच्छा, इन पैटर्न्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या कहेंगी कि डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है, पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही होती है, सो इनसे बचने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? क्योंकि हमने देखा है कि स्पेशली अगर हम यूरोप की बात कर लें, चले पाकिस्तान में तो हम कहते हैं सहूलियात नहीं हैं, हम जो है वो भी इस हवाले से तैयार नहीं थे और आवाम को इतनी आगाही नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जितनी रिसर्च मौजूद होती है उस हिसाब से हमने देखा कि घरों की तामीर नहीं है, वहाँ पर हीटिंग सिस्टम से निबरदस्तमा होने के लिए कोई मामलात मौजूद नहीं है। तो ये एकदम से चेंज आया है कि इसके ऊपर तैयारी नहीं थी? देखिए, जो साइंसदान है वो तो यूरोप को भी सबको बता रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस हो रहा है, गर्मी में इजाफा होगा और इस तरह से, लेकिन यूरोप को लग रहा था कि उनके घरों तक सिर्फ अभी ज्यादा से ज्यादा सैलाब आ जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा वो सर्दी शदीद हो जाएगी, या सर्दी हो सकता है सर्दी के दिनों में कमी आ जाए, लेकिन इतनी गर्मी का तस्वुर उन्होंने नहीं किया हुआ था। अगर किया होता तो अब तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस हिसाब से वो कर चुके होते हैं, कूलिंग सेंटर्स और ये सब जो हीट एक्शन प्लानिंग होती है वो होती। उन्होंने नहीं सोचा था, उनको लग रहा था कि ये कोई फ्यूचर का इवेंट होगा, अभी टाइम है हमारे घरों तक आने में। और दूसरी बात ये कि ये जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो भी बताया गया था कि अगर यूरोप सिर्फ अपने आप का क्लाइमेट एक्शन में इन्वेस्ट करता रहेगा, अपने एक्शन में, और कहीं और जो दूसरे खित्ते हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो जो उन खित्तों में तबाही आ रही है वो यूरोप के बॉर्डर्स तक भी आएगी। और वो चाहे आप शदीद गर्मी हो, सैलाब हो या माइग्रेशन हो, जो क्लाइमेट चेंज की नकल मकानी हो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। तो लेकिन इस चीज को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, ना हमारे जैसे खिते में उन्होंने उस तरह से ग्रांट्स दिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं की, और वो अपना करते रहे। तो अब वो अपना जितना भी कर लें, क्लाइमेट चेंज ने दरवाजा खटखटा दिया और वो बता रहे अपना आपके मैं इधर हूं। सो मेरे ख्याल से एक तो ये डिनाइलिज्म था या डेवलप कंट्रीज का, और हम लोग तो पहले से ही भुगत रहे थे, तो हमारी रेजिलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से नहीं है। तो इस वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं थी और वो इस वक्त सफर कर रहे हैं, वो एयर कंडीशनर्स के लिए भाग रहे हैं और वहाँ एनर्जी लोड शेडिंग का डेथ्स हो रही हैं, सडन डेथ्स हो रही हैं ड्यू टू एक्सेसिव हीट जो वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जहाँ पर हम ये कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर होते हैं, और ये आप वाली बात है कि हम तो काफ़ी टाइम से क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, फ्लड्स की सूरत में कर लें, अर्थक्वेक की सूरत में कर लें, और क्लाउड बर्स्ट भी जो है वो हो रहे हैं, और अभी भी जो अलर्ट जारी किया गया है सैलाबी सूरत हाल का, लेकिन उसके बावजूद हमारे टूरिस्ट जो है वो सफ़र से गुरेज नहीं करते, घरों से निकलने से गुरेज नहीं करते। सो क्या इकदाम अभी भी इस वक्त करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अप्लाई करें, किस तरह से ख़ुद की हिफाजत कर सकें? देखिए, हमारा भी हाल इस मामले में, जैसे यूरोपियंस को लगा था हीट वेव नहीं आएगी, हमारा भी हाल इसी तरह के चले ज्यादा से ज्यादा सैलाब आ जाएगा, 2-3 महीने गर्मी रह लेगी और बस बात खत्म। ही हर साल होता है। तो मेरे ख्याल से वो जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है वो नहीं है। मानसून से 1-2 दिन पहले हम सोचते हैं कि अच्छा प्लान क्या करना है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होता है डिजास्टर जब आ जाता है। पेशगी इकदाम में पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तैयारी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अभी भी क्लाइमेट चेंज को एक सर्टेन माहौलियात का सब्जेक्ट जो है उसके तौर पर लेते हैं, उसको डेवलपमेंट और फिस्कल प्लानिंग में तरजीह नहीं देते। इसीलिए इस साल आपका क्लाइमेट में बजट भी रिड्यूस हुआ। इसीलिए आपके फ्लड प्रोटेक्शन के लिए अभी देखिए सुपार्को का आज का वो मैं डेटा देख रही थी कि रिवर रावी के अंदर तक जो है इंक्रोचमेंट फैल चुकी है। तो फिर सैलाब क्यों ना आए जब आप उसके अंदर जाके हाउसिंग सोसाइटीज बना देंगे। फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट की पिछले साल भी बात हो रही थी कि आपको कम से कम रास्ता रखना चाहिए। ड्रेनेज शहरों की अपग्रेड होती है सैलाबों से पहले। फिर आपकी ज़राअत सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। लेकिन और पानी की किल्लत जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया कि आपके सारे क्रॉप्स जो हैं, ये आपका शुगर केन ले लें, ये आपका कॉटन ये राइस ले लें, वीट ले लें, ये वाटर इंटेंसिव है और उन्हीं जगहों पे लगते हैं जहाँ पे पानी की कमी का मसला बनता है। तो आपको क्या मसला है कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते? क्रॉपिंग पैटर्न पे फार्मर्स के साथ उनको सपोर्ट दें। आपकी फिस्कल प्लानिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नीचे तक क्यों फंडिंग नहीं जा पा रही, क्यों सपोर्ट नहीं हो पा रही, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो पा रही? हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि हमारा लोकल क्लाइमेट फाइनेंस का पोटेंशियल कितना है। इस पे बात मैपिंग ही नहीं हो रही कि हम लोग फिर बाहर भी जाते हैं तो बाहर तो वैसे ही फाइनेंस नहीं हो रहा ना। अब तो यूरोप के घर में वो चला गया क्लाइमेट चेंज, अब तो कहेंगे हमें जरूरत है, हम आपको कैसे दें? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे और ऊपर से वाटर सिक्योरिटी को देखिए, भारत जो है एग्रेशन पे एग्रेशन कर रहा है। पानी आपका रोक के बैठा हुआ है और अब हम अपना ही घर ठीक नहीं करेंगे। ग्लेशियर आपके रेगुलेटेड नहीं है, डैम्स की सफाई उस तरह से नहीं होती, जेर जमीन पानी के जखायर सूख रहे हैं क्योंकि बोरिंग पे कोई आपका कंट्रोल
नहीं है। तो ये सारे मामला जो है इस पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है और आपकी पॉलिसी अपडेटेड नहीं। पीपा एक्ट बना था 97 में, वाटर पॉलिसी बनी वो वहीं पड़ी भी है, उसको कोई इन्फोर्समेंट नहीं किया। आपके डिपार्टमेंट्स में कैपेसिटीज का मसला है, क्यों इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, इशू क्या है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है इस चीज को कि क्यों इन्फोर्समेंट। हीट एक्शन प्लान बेहतरीन बना हुआ पड़ा हुआ, आपका कराची का भी बना हुआ है, अभी भी बने हैं, लेकिन फिर भी आपके लोग जो लोड शेडिंग हो रही है, जहां हीट एक्शन प्लान होता है वहां पीक आवर्स में लोड शेडिंग नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जो अर्बन स्प्रॉल जो जहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट है वहां लोग कच्ची आबादियों में उस साइड पे लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए कूलिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुए शहरों में, क्यों नहीं मशरूबात और ये हाइड्रेशन के लिए चीजें दी गई, क्यों वर्किंग आवर्स चेंज नहीं हुए, तो क्यों पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे सवालात हैं जो अभी भी हमारे लिए अलमिया यही है कि कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा, कोई इसको पॉलिसी लेवल पे उस तरह से निफाज कर ही नहीं रहा। ये सारे चैलेंजेस हैं, इन पे बात करने की जरूरत है और इनको ठीक करने की जरूरत है वॉर फुटिंग ग्राउंड्स पे। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर अभी काम करने की अशद ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम हेल्थ इमरजेंसी की बात करें जो इस अशद ज़रूरत है, लेकिन हमारे हस्पतालों की सूरत हाल तो देखने वाली है कि वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी स्पेशली इस सीज़न के अंदर क्या होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, उस हवाले से आगाही प्रोवाइड कौन करेगा, किस तरह से होगी। सो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम्स मुनक्किद करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ भी जा रहे हैं, सो क्या समझती हैं कि अब ये जो ये अभी एक एक्सेसिव हीट का जो हमें सामना करना पड़ रहा है, इससे हम जो है फौरी तौर पर एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि ये सूरत हाल हो तो हम घरों में कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं, कैसे एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हैं? देखिए अभी तो वही हालात है कि एक मुसीबत सर पे आ पड़ी है तो आप घरों में रह के जो कर सकते हैं, घरों के अंदर हीट इतनी रात के टाइम निकलती है जिधर एसीज वगैरह नहीं है, जाहिर है आपको यही कहा जाता है कि हाइड्रेशन अपनी सही रखें, एक्सेसिव वर्कआउट्स नहीं करें, पीक आवर्स में बाहर ना जाएं, पर जाहिर है जिनकी मजबूरी है उन्होंने जाना है तो हाइड्रेशन जो अपनी फुलफिल रखें। लेकिन जहाँ तक बात है ओवरऑल, तो जहाँ शहरों में जितना कॉन्क्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है उसके साथ नरम मिट्टी और हरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएं, जो आपके जंगलात है उनको फैलाएं, लोकल जंगलात फैलाएं, घरों में इंडोर प्लांट्स प्रोवाइड करें, रूफटॉप गार्डनिंग प्रोवाइड करें। ये सारी चीजें आपको स्कूल्स में आप हर बच्चा जो है आप हर बच्चे के जिम्मे लगाएं, एक एक दरख्त जो है उसने उसकी टेक केयर करनी है। घरों में किस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे इसको फरोग दे सकते हैं, कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं। मीडिया तो रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन निफाज कैसे आएगा, निफाज क्यों नहीं आ रहा, इसको देखने की जरूरत है। अभी तो हमारे सर पे है हीट वेव, आपका एग्रीकल्चर कीड़ा लग रहा है फसलों को या आंधियों से तबाह हो रही है फसल, एक्सपोर्ट्स आपकी इंपैक्ट हो गई हैं, तो इस चीज को कब हम कंसिडर करेंगे। जीडीपी पे इंपैक्ट आता है अब तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली इन क्लाइमेट चेंज को देखने की जरूरत है, सिर्फ एक माहौलियात का इशू नहीं है ये। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि इसको इकनॉमिकली देखने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो रोशनी डाली। और डेफिनेटली यही सूरत हाल है कि क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो इस एक्सेसिव हीट वेव का जो सामना इस वक्त करना पड़ रहा है पाकिस्तान में, उससे निमटने के लिए जो है वो इस वक्त मैकेनिज़्म बनाने की अशद ज़रूरत है। और ख़ैर क्योंकि मौसमियाती तब्दीली का शिकार सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इसकी लपेट में आ चुकी है। और जो हम इस वक्त फुटेजेस देख रहे हैं, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स इस वक्त मौजूद है सोशल मीडिया के अंदर, और जो वहाँ पर सूरत हाल है वो आज से पहले ना कभी सुनी ना कभी देखी। सो यही कहेंगे कि अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें इस मौसम से बचने के लिए। और डेफिनेटली बाकी भी जो पाकिस्तान के अंदर और इस इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर हमारे जो तजियाकार मौजूद थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तजिया जो है वो अपना दिया है। सो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से हाज़िर होंगे। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।